जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है हमारा IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज़, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और एरर्स। इसका मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, इसको मैं आपको बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट सारा दे दूंगा। बाकी हम जब एग्जाम क्वेश्चन के अंदर जाएंगे तो हम उसके अंदर और डिटेल से देख लेंगे कि हमने इसको कैसे टैकल करना है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मतलब इसको लोग स्किप कर देते होते हैं और मैंने भी पर्सनली स्किप किया था, मगर आई डोंट रियली वांट कि हम कोई चीज़ स्किप करें। हम सब चीज़ का नॉलेज लेंगे क्योंकि आगे जाके हमें ये सब कुछ P2 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आगे जाते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिस्क्राइब द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जानना है किसका? सेलेक्टिंग एंड चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज। एक तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। क्या पाना क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब क्या पाएंगे इसको सीखने के बाद, क्या फ़ायदा होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता चल जाएगी। पहले तो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज देख सकते हो यार, आप सिलेक्ट कौन कौन सी कर सकते हो। अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी है, कौन कौन सी सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें से चेंज कौन कौन सी कर सकते हो। ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपका होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, दूसरा आपके पास होता है वेटेड एवरेज मेथड। तो अब क्या कौन सी सिलेक्ट कर सकते हो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर सकते हो, दूसरी कौन सी कर सकते हो? वेटेड एवरेज कर सकते हो। इनमें से आपने इसे इसमें से एक सिलेक्ट करनी है, उसमें से चेंज करनी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से आप कौन सी कर रहे हो? वेटेड एवरेज ले आ रहे हो। ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताएगा। और डिस्क्लोजर ऑफ द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये हमने पढ़ना है कि अगर आप जिस अकाउंटिंग ईयर के अंदर चेंज लेके आ रहे हो, उस अकाउंटिंग ईयर में आपने क्या कहना है? चेंजिंग इज अकाउंट और करेक्शन ऑफ एरर्स। हो सकता है आपका जो पुराना अकाउंटेंट हो वो बस एवं ही से ही हो और वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर गया हो और आपको काफ़ी ज़्यादा एरर्स कर गया हो। फिर नए अकाउंटेंट ने सबको क्लियर करना है, तो उनको क्लियर करने के लिए भी इस स्टैंडर्ड के अंदर गाइडलाइंस दी हुई हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं। ये एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं, बेस है, कन्वेंशन है, रूल है, प्रैक्टिस है, जो कुछ भी कह रहे हैं, इन द प्रेजेंटिंग और द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है, आपको कुछ बेस की ज़रूरत होती है, आपको कुछ कन्वेंशन की ज़रूरत होती है, आपको कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है और कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। रूल्स के हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। प्रिंसिपल्स के हैं? आपका वो मेथड क्या है? आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कैसे करते हो? बैलेंस शीट पहले शो करते हो या फिर इनकम स्टेटमेंट पहले शो करते हो, या अपनी बैलेंस शीट के अंदर आप अपने नॉन करंट एसेट्स पहले शो करते हो या फिर अपना लाइबिलिटी वाला सेक्शन पहले शो करते हो? ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, मर्जी है। और आपने IFRS से फॉलो करना है यार। ठीक है, ये देखें उसने कहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी और पॉलिसीज अप्लाई टू द अकाउंटिंग शैल बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग द IFRS। उसने बड़ा क्लियरली बता दिया कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करोगे तो IFRS का पता चलेगा। सिंपल इज दैट। अगर स्टैंडर्ड नहीं है उस चीज़ का, जैसे हर चीज़ का लॉ नहीं होता, इस तरह से हर चीज़ का स्टैंडर्ड नहीं होता, तो क्या करोगे? मैनेजमेंट यूजेस इट्स ओन जजमेंट्स। मैनेजमेंट खुद जज करती है। चोरी के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है कोई स्टैंडर्ड कि अगर चोरी हो जाएगी क्या काउंट करोगे उसे? मेरी नज़र में नहीं कभी आया। हाँ, मैनेजमेंट खुद जज करेगी कि यार अब हमने क्या करना है, इसको हमने अकाउंट फॉर कैसे करना है। अब थेफ्ट, ये तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है IAS 112 थेफ्ट या रॉबरी, नहीं, उसको भी पर्सनल जजमेंट्स है। और ये एक एग्जांपल नहीं है, इधर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर आप कहते हो यार हम लोगों को कैसे लेके चलना है इन सब चीज़ों को। आपने अपनी खुद अकाउंटिंग पॉलिसी बना लेनी, अप्लाइंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच इज़ मेड एंड डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट इटसेल्फ। In making judgment, management shall to refer and consider the applications of following sources: the requirements and guidance in IFRS dealing with the similar and related issues. अब IFRS हर चीज़ के स्टैंडर्ड नहीं बनाती, उसने डिस्कशंस दी होती हैं, डिबेट्स दी होती हैं। अब जैसे हमारे पास, अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, हमारे पास एक तो प्रॉपर हमारे पास एक जो सबसे बड़ा जो लेवल है वो क्या है? कुरान मजीद है, कुरान पाक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है? सुन्ना आ जाती है। फिर सहाबा इकराम आ जाते हैं, उनका बिहेवियर आ जाता है, सीरत आ जाती है हमारे नबी वसल्लम। ये सब चीज़ें वो डिपेंड करता है। अब IFRS के अंदर, अब कुरान पाक के अंदर सारी सुन्नत नहीं लिखी हुई नहीं लिखी हुई। तो इसी तरह से वो रिक्वायरमेंट्स और गाइडेंस जो होती हैं IFRS के अंदर भी हर तरह का स्टैंडर्ड नहीं बनता। कुछ सिर्फ डिस्कशंस रह जाती हैं, कुछ ड्राफ्ट रह जाते हैं और कुछ वर्किंग पेपर्स रह जाते हैं, सब साइड पे पढ़ा जाता है, मगर वो आपके पास होता है, वो आप देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। डेफिनेशन, रिकग्निशन क्राइटेरिया, क्या हो रहा है? ठीक, डेफिनेशन, रिकग्निशन क्राइटेरिया
और मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस एंड द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर मैं आपको एक और लेक्चर दूंगा, तो थोड़ी देर बाद होगा, कभी मतलब कल परसों के अंदर। बाद में दूंगा, ठीक है। और मतलब वो आपको बेसिक्स बताएगा कि यार अपने अकाउंटिंग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पे आते हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मैं खैर अभी भी बता सकता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, इसलिए मैं छोटे से 5-10 मिनट की एक वीडियो उस पर भी रेडी कर दूँगा इंशाल्लाह। तो एंटिटी ने क्या सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कि कंसिस्टेंटली सिमिलर ट्रांजेक्शन्स पे। ऐसी ही कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं डाल देनी जो कि सिर्फ एक ट्रांजेक्शन पे लगती है, उसके बाद खुद बैठ के देखें यार ओहो अब हमने गलती कर दी, अब एक नया स्टैंडर्ड उठा के लाते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं ताकि अब आइंदा से हम उसी को यूज़ करें। बार बार चेंजेस नहीं करनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में। आपने एक दफ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चूज़ कर दिया, आपने उसी को चूज़ करना है, आपने उसी को लेके चलना है। If an IFRS requires or permits such categorism, an appropriate accounting policy shall be selected and applied consistently to each category. अब आपकी इनकम के ऊपर काफ़ी स्टैंडर्ड्स हैं। IAS 18 एक स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है, या फिर आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो सी हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक टॉपिक है, IAS 11 एक टॉपिक है, IAS 20 एक टॉपिक। अब आपने अपनी तरफ से स्पेसिफिक टॉपिक देखना है जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जो सबसे ज़्यादा बेहतर टॉपिक है। आपने ये नहीं करना कि यार आप पहले कहो कि यार हमने IAS 7 उठाना है या IFRS 9 उठाना है, फिर आप थोड़ा सा चेंज करके उसको IAS 18 कर दो, नहीं, या IAS 11 कर दो। हाँ नहीं यार क्या हो गया, एक ही रखो और एक को लेके चलो, उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करना है, अप्लाइड कंसिस्टेंटली, ठीक है। An entity shall change an accounting policy only if the change, अब आप अपनी एंटिटी, एक कंपनी जो सी है, एंटिटी इज़ द सेम एज अ कंपनी, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे चेंज करती है, जब रिक्वायर्ड बाय IFRS होता है। हाँ इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एवर। सबसे लास्ट में लेके जाऊँगा इसको क्योंकि सबसे मुश्किल है। इसकी जगह पे पहले 4 स्टैंडर्ड होते थे, IAS 38, IAS 39 और भी 2 कहाँ गए, अब ये आ रहा है, टोटली ख़त्म नहीं हुए मगर ये आने लगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने खुद कह दिया कि चेंज कर लो, फिर चेंज करना होगा। अगर उन्होंने खुद ही कह दिया कि चेंज कर लो, फिर चेंज कर लो, फिर ये नहीं बोलोगे नहीं भाई आपने तो मना किया था, ऐसा नहीं, उन्होंने ही बोल दिया ना चेंज कर लो भाई, कर लो चेंज। दूसरी चीज़ कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा रिलायबल शो हो रही हैं या मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो कि आपको ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप IAS 11 यूज़ करते थे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, IAS 11 आप यूज़ कर रहे थे जिसके अंदर आप बात करते थे अपना रेवेन्यू रिकग्निशन की प्रोजेक्ट वाइज, मगर आपको अब लग रहा है कि यार मैं IAS 18 यूज़ कर सकता हूँ, आपको फीलिंग आ रही है कि यार मैं IAS 18 अगर यूज़ करूँगा तो IAS 18 जो सा वो मेरे से ईजिली फ्लो हो सकता है, ईजिली मेरे से वो ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ठीक हो गया। तो आप क्या करोगे, वो यूज़ करोगे, गुड। ये 2 रीज़न्स हैं। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, पहले क्या थी पॉलिसी, अब एस्टीमेट। पॉलिसी और एस्टीमेट में क्या फ़र्क है, A change in the accounting estimate is an adjustment of the carrying amount of an asset or liability. कंपनी के अंदर एक एसेट पड़ा हुआ, उसकी वैल्यू 1000 है, उसको आपने एस्टीमेट चेंज कर देना है। अब एस्टीमेट चेंज कैसे होता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट रिजल्ट फ्रॉम न्यू इन्फॉर्मेशन, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली कि और वो पता है आपके पास जो एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू जो थी ना वो 200 रिंगिट, 200 दिरहम से या 200 रियाल से या 200 रिंगिट से या 200 डॉलर से गिर गई, क्या होगा, गिर जाएगी, वैल्यू गिर गई, ख़त्म होगी गेम। ये नई डेवलपमेंट हो रही है, आपको पता है लूमिया 1520 आपके पास पड़ा हुआ है, आपको पता है कि आपने 2000 रियाल का ख़रीदा था, अब आपको पता है उसकी वैल्यू 1000 भी नहीं बची, क्यों, एक तो आपने उसकी हालत बड़ी प्यारी की है, बड़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया है, और दूसरा उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई है, क्यों, उसके आगे 10 और नए फ़ोन आ चुके हैं, सिंपल। तो आपने अपने अकाउंटिंग एस्टीमेट को चेंज करना है इनकी बेस पे, ठीक।
द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन अकाउंट में शेल बी रिकग्नाइज प्रोस्पेक्टिवली इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम अब क्या कहते हैं, जिसको पहले हम क्या कहते थे, इनकम स्टेटमेंट। आपने उसको कहाँ रिकग्नाइज करना है? अब लॉस जो हुआ है, नई टेक्नोलॉजी आई है, आपका मोबाइल 2000 का था जिसको आपने लिखा हुआ कि मैं 10 साल यूज़ करूँगा, 2000 के हिसाब से 10 साल के अंदर उसकी डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए? 200। आपकी बैलेंस शीट के अंदर मोबाइल कितने का पड़ा है? 1800 का। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1000। 800 क्या है? चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आया, 800 को क्या करोगे? P&L में फेंक दोगे, इनकम स्टेटमेंट में फेंक दोगे, डायरेक्ट 800 का लॉस पड़ जाएगा। इन द पीरियड ऑफ द चेंज इफ द चेंज इफेक्ट द पीरियड ओनली, सिर्फ अगर एक साल को इफेक्ट कर रहा है। अब मोबाइल फ़ोन का कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको बेचोगे उसके अगले 2 साल बाद पता चलेगा यार मोबाइल ने एक बच्चा दिया वो वाला, उससे कुछ फायदा होगा नहीं, इसलिए उसका फ्यूचर बेनिफिट कोई नज़र नहीं आ रहा, ना उसका फ्यूचर लॉस नज़र आ रहा है। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, अगर आपने एक बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग जो आपने 50 साल बाद आपने किसी को पकड़ा दी और आपने कहा यार तुम खरीद लो ये बिल्डिंग, उसका लॉस आपको पता है कि इसके बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू भी पे करनी पड़ेगी, तो जब उसकी स्क्रैप वैल्यू जो ईयर एंड की वैल्यू है आपने वो भी लाके अभी ऐड कर देनी। और अगर उसका पीरियड ऑफ चेंज, फ्यूचर में भी चेंजेस आ सकती हैं, आपको पता है कि यार अभी मोबाइल फ़ोन अभी 1000 का हुआ है तो हो सकता है अगले 2 साल में ये 800 का रह जाए, 600 का रह जाए। जब ऐसा होगा तो फिर आप क्या करोगे? तब आप उसको ईयर वाइज रखोगे, आप कहोगे यार इसकी जो चेंज अकाउंटिंग एस्टिमेट से जो लॉस आया है उसको मैं पर ईयर बेसिस पे डिवाइड कर देता हूँ कि अगले साल में जो लॉस आएगा उसको भी मैं साथ ही डालता रहूँगा। किस चीज़ को बढ़ाना है? इंक्रीजिंग दी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, रीजनेबल कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ा दो, ईजी हो जाएगा। प्रायर पीरियड एरर्स। अब प्रायर पीरियड एरर्स के अंदर आप कहते हो कि यार प्रायर पीरियड एरर्स क्या होते हैं? प्रायर का क्या मतलब होता है? पिछले साल, लास्ट ईयर। पिछले साल के एरर्स में, पिछले साल के एरर्स कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें भूल गए आप मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे और आप कोई एक अकाउंटिंग जो सी आपकी ट्रीटमेंट थी, जो आपके पास प्रॉफिट था 2000 का, वो लिखना भूल गए, अब याद आया जाके, नया साल शुरू हो गया, माशाल्लाह, कोई मसला नहीं, इस साल डाल सकते हो। मिस स्टेटमेंट्स, मिस स्टेटमेंट्स क्या? आपको एक ट्रांजैक्शन थी, जो ट्रांजैक्शन थी $1,234,000, $1,234, आपने उसको 1324 लिख दिया, या आपने उसको 2134 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मिस स्टेटमेंट हो गई। अगर एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वन और मोर प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, मतलब एक साल की, पिछले साल की भी हो सकती है, उससे पिछले सालों की भी हो सकती है, वो जब पता लग जाए। आपके पास हमेशा अकाउंट, इतनी कोई आला कंपनी नहीं होती अगर एक बड़ी कंपनी है कि उसका अकाउंटेंट सस्पेंस अकाउंट क्रिएट ना करे। सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है आपके पास, यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट मतलब जो कौन सॉल्व करता है? आपके इंटरनल ऑडिटर सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं ढूंढें यार ओमिशन कहाँ हुआ है, क्या क्या गलती हुई है, कहीं मिस स्टेटमेंट हुई है या क्या हुआ है, वो सब ढूंढते हैं सस्पेंस अकाउंट पे, ठीक है। एक टी अकाउंट बनता है स्पेशल जिसको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट, आई हो आपको पता है इस चीज़ का। अराइजिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ यूज़ और मिस यूज़ और रिलायबल इन्फॉर्मेशन, किसी भी वजह से हो सकता है, तो वो आपके जो बना हुआ हो उसको क्या कर सकते हो? दैट वॉज अवेलेबल when the financial statements of those people were authorized for issue could reasonably expected to have obtained and taken into account in the preparation and presentation of the financial statement। पिछले साल की किसी भी साल की कोई इन्फॉर्मेशन थी वो इस साल में दी आपको, इस साल में इंक्लूड कर दो, अच्छी बात है। सच एरर्स इंक्लूडिंग द मैथमेटिकल मिस्टेक्स, जो मैंने आपको बताया, प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, 1+1 आपने लिखा हो 1+1=5, ये आपकी आपकी आप जो उनसे बैठे हुए हैं और वहीं से आपको अपनी वाइफ का फ़ोन आ गया, आपको यार 2+6=, हाँ यार ठीक है, 10 अंडे देंगे तो 10 अंडे, 2+6=10, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक। कोई मिस्टेक्स हुई हो, ये सारा कुछ फ्रॉड भी हो सकता है और मिस प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, कोई भी गलती हो सकती है। मिस प्रेजेंटेशन से क्या मतलब होता है? विंडो ड्रेसिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग, फ्रॉड क्या है? इलीगल, मतलब आप जानबूझ के भी कर सकते हो, जानबूझ के भी कर सकते हो, प्रीटी पॉसिबल। तो आप कहते हो एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट इज
इनप्रेक्टिबल, ठीक है, इसको आगे ले जाते हैं। रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट फॉर द प्रायर पीरियड प्रेजेंटिंग इन विच एरर। अब आप इसके अंदर क्या करोगे, आप कहोगे यार ये 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 2014 की है, आप कहोगे यार ये कंपैरेटिव फिगर, ये कंपैरेटिव फिगर है 1000 की, जो कि चेंज होके 1110 हो गई, 1100 हो गई। क्यों? फिर यहाँ पे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू फाइनेंस लिखा होता है 78 1 ये। अब नोट्स, अब नीचे जब नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाओगे आप वहाँ पे ऐसा लिखोगे कि यार यहाँ पे ये कोई मसला आ गया था पिछले कुछ सालों से, और अब वो इस साल का जो पिछले कुछ साल का मसला था वो यहाँ पे हमने सॉल्व करके 100 बचा लिया, हमें मिल गया वो 100 वापस। ठीक, ठीक। फिर आप कहते हो कि यार एरर अकर्ड बिफोर द अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेशन, रीस्टार्टिंग द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट लायबिलिटीज इक्विटी इन द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन। कोई बात नहीं। फाइनली आप कहते हो omission or misstatement of item are material if they could individually or collectively influence the economic decisions of the users taking the decisions based on the financial statements। अब omission भूल जाना, गलती हो जाना, या मिस स्टेटमेंट जानबूझ के करना। मटेरियल क्या होती हैं, F8 में पढ़ना है आपने, और ये मेरे ख्याल से पढ़ा है, मैंने आपको बताया मटेरियल क्या होता है। कब मटेरियल होती हैं, जब अकेली वो एक ही ट्रांजैक्शन या वो सारी मिला के, सस्पेंस अकाउंट $5 लाख का है, सीरियसली कंपनी का दिवाली निकाल रहे हो भाई, या अकेली ट्रांजैक्शन ही बहुत मटेरियल है, या फिर कलेक्टिवली पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन जो पैक ट्रांजैक्शन है वो बड़ा मटेरियल है। उसको आप क्या करोगे, अगर वो मटेरियल क्या होता है कि अगर आप उस चीज़ को पता लगा लो तो जो सा डिसीजन मेकिंग आपकी है, जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो वो आप डिसीजन नहीं लोगे। बड़ी खौफनाक खबर जो होती है। तो मटेरियलिटी डिपेंड ऑन द साइज एंड द नेचर ऑफ अ मिशन, ये वाला पार्ट F8 का। अगर आपने F8 पढ़ा है तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप मेरे से ही पढ़ेंगे, इससे कोई मसले की बात नहीं है। तो खैर फ़िलहाल यही इतना ही है, और आई होप कि क्लियर हुआ होगा। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मज़े का टॉपिक है, वो इतनी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ईजी है, ईजी गोइंग टॉपिक है, मज़ा आता है करने का, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।